हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिया एक बहुत ही हॉट और स्टाइलिश लड़की थी। उसे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था। उसकी सुंदरता देखकर लड़के उसके दीवाने तो होते ही थे, साथ ही जब वो उसकी परफ्यूम की खुशबू सूंघते तो बस उसकी महक में खो जाते। ऐसे ही एक सुबह जिया रेडी होकर कॉलेज जा रही होती है और एक ध्रुव नाम का लड़का उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही जिया की नजर उस लड़के पर पड़ती है, वो उसे रोककर कहती है, क्या दिक्कत है आपकी? मैं देख रही हूँ, बहुत देर से आप मेरा पीछा कर रहे हैं। जी नहीं मैम, पीछा तो छिछोरे लड़के करते हैं। हम तो आपके दीवाने हैं। आपकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस और आप मुझे अपनी तरफ खींचने लगते हो। अरे अजीब पागल हो आप। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इज्जत प्यारी है ना, तो शराफत से चले जाइए यहाँ से, वरना बनाऊं तुम्हारा व्हाट्सएप वीडियो। आए बड़े आशिक। इतना कहकर जिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन जिया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है कि तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और ये सब देखकर ध्रुव वहाँ आ जाता है और उन लड़कों की खूब पिटाई करता है। जिया किसी तरह ध्रुव को वहाँ से साइड करती है और उससे कहती है, अरे क्या जरूरत थी लड़ाई करने की? कितनी चोट लग गई तुम्हें मेरी वजह से। अरे तुम्हारे लिए तो मैं किसी से भी लड़ लूं। अच्छा, वैसे मेरा नाम जिया है और तुम्हारा? मैं ध्रुव। वैसे बुरा न मानो तो एक एक कॉफी हो जाए। आज नहीं फिर कभी। अबे यार, तू पागल है क्या? कितना स्मार्ट और हैंडसम लड़का है और तू मना कर रही है। अरे मैं होती ना तो कब की हाँ बोल देती। और क्या यार, तू जाना है इसके साथ। ध्रुव, मैं क्या सोच रही थी, कॉफी पर चले? ऐसे ही वक्त बीतता है और दोनों एक दूसरे से आए दिन मिलने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों ही अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं और कुछ ही समय बाद उन दोनों के घर वाले बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन जिया बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर ध्रुव के सामने आती है और जिया को इस तरह देखकर ध्रुव के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। डार्लिंग, अगर मैं कहीं खो गई तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? लाखों की भीड़ में भी आंखें बंद करके तुम्हारी खुशबू से तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? इतना ज्यादा कि कोई भी अगर तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा तो मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा। फिर दोबारा ऐसा मत कहना। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी की नहीं हो सकती। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से ही तुम मेरे दिल में बस गए थे। तभी तो छुप छुप कर देखता था तुम्हें। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अजनबी बनकर मिले थे और आज हम सफर बन गए। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और ध्रुव जिया को लेकर बहुत ही ज्यादा पोसेसिव हो जाता है, जिसके चलते वो हर पल साये की तरह उसके साथ रहने लगता है। वक्त बीतता जाता है और ध्रुव अपने बर्थडे पर एक होटल में ग्रैंड पार्टी रखता है। उसके बहुत सारे दोस्त वहाँ आते हैं। जिया भी बहुत ही स्टाइलिश से कपड़े पहनकर पार्टी में आ जाती है। उस पार्टी में जो भी जिया को देखता तो बस उसे देखता ही रह जाता और उसी के बारे में बात करता। ये सब देखकर जिया के पति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस पार्टी में ध्रुव का एक बेस्ट फ्रेंड विराज भी आता है, जो कि अमेरिका से सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया होता है। विराज और जिया दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और ये सब होता देख ध्रुव जिया को एक कोने में ले जाकर उससे कहता है, क्या जरूरत है इस तरह के कपड़े पहनने की? ध्रुव, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई पहली बार थोड़ी ना ऐसा ड्रेस पहना है। और क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें कोई देखता है ना तो मेरा खून जल जाता है। यार, कोई मुझे देखता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है? अब ऐसा अपना अंग प्रदर्शन करोगी तो लोग तो देखेंगे ही।
तभी वहाँ विराज आ जाता है। वो पहली ही नजर में जिया का दीवाना बन जाता है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। यार आज तुम्हारा बर्थडे है ना, एंड तुम्हारी वाइफ कितनी खूबसूरत लग रही है और तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो। यार शांत हो, पार्टी एंजॉय करो यार। ध्रुव विराज की बात मान लेता है और केक कट करता है। विराज पूरी पार्टी में बस जिया को ही देखता रहता है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और विराज आए दिन जिया और ध्रुव के घर आने लगता है और किसी न किसी बहाने से जिया से खूब बातें करने लगता और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिया को भी विराज से बात करना अब अच्छा लगने लगता है। वो उससे आए दिन छुप छुप कर मिलना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन विराज जिया को फोन करके पार्क में मिलने बुलाता है और उससे कहता है, वो जिया, मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं विराज, ये नहीं हो सकता। मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? तुम उस साइको ध्रुव को छोड़ दो और मेरे साथ अमेरिका चलो। मैं तुम्हें वहाँ बहुत खुश रखूंगा। नहीं विराज, तुम नहीं जानते, अगर ध्रुव को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया ना तो वो हमें जान से मार देगा। और अगर तुम मुझे नहीं मिली तो उसके मारने से पहले मैं खुद को मार लूंगा। पागल मत बनो विराज, जो तुम चाहते हो वो सरासर गलत है। ये कभी नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? खुद से ज्यादा करती हो। और प्यार? हाँ करती हो प्यार, पर मुझे डर है कि ध्रुव हमें कभी एक नहीं होने देगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जिया। कुछ देर बाद जब जिया घर वापस आती है तो उसके पति को उस पर शक होने लगता है। वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और वो तुरंत ही अपने दोस्त से मिलने चला जाता है और उससे बात करके उसे अपने गले लगाता है और मन ही मन सोचता है, ये खुशबू तो जिया की है। मेरा शक सही था। क्या हुआ ध्रुव, तू ठीक तो है ना भाई? हाँ यार ठीक हूँ, बस कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि जिया अकेली हो जाएगी। तो क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरी बीवी का ध्यान रख सकता है? हाँ क्यों नहीं भाई, आखिर वो मेरी भी तो कुछ लगती है। ध्रुव वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और जिया को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक रात ध्रुव के वापस आने से पहले जिया विराज के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक माहौल तैयार करती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज बैठे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर ध्रुव आ जाता है और उसको विराज की बाहों से खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, वाह क्या माहौल है यहाँ का। मेरे पीठ पीछे मैडम रंगरलिया मना रही है। क्या कमी थी मेरे प्यार में जिया जो तुमको ये सब करना पड़ा? तुम जैसे साइको के साथ नहीं रह सकती मैं। ध्रुव गुस्से से जिया को एक बार फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करता है कि तभी उसका हाथ विराज पकड़ लेता है और उससे कहता है, बहुत हो गया है तुम्हारा, अब तुम्हें जो बात करनी है वो तुम मुझसे करो। तेरे से तो अच्छे से बात करूंगा। अरे दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो है अच्छाई का मुखौटा पहनने वाला तेरे जैसा गद्दार दोस्त। जिया जब मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। इतना बोलकर ध्रुव विराज को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए जिया आगे आ जाती है और वो चाकू जिया को लग जाता है। जिया वहीं पर खून में लथपथ नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये सब देखकर ध्रुव को और गुस्सा आता है और वो विराज को भी चाकू से मार देता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे गुनाह कबूल करके खुद को सरेंडर कर देता है। नेहा एक समझदार और गुणवान लड़की थी जिसे अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, क्योंकि उसे अपने पति के साथ हनीमून पर जो जाना था उसकी शादी समर नाम के लड़के से फिक्स हो जाती है, जिसकी माँ कामिनी पुराने विचारों वाली औरत थी। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। समर और नेहा मंडप में बैठकर एक दूसरे से कान में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तुम जानना
जानना चाहोगी कि हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? हाँ बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? गोवा। वहाँ बीच पे ना खूब मस्ती करेंगे। वाओ, आपको पता है मेरा कितना मन था वहाँ जाने का, घूमने का। आई एम सो एक्साइटेड। हट पगली, हम वहाँ घूमेंगे थोड़ी, कमरे में रोमांस करेंगे। अजी चुप हो जाइए, सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई सुन लेगा तो। कामिनी को उन दोनों का इस तरह बात करना बहुत खटक रहा था। वो उनके पास जाती है और बोलती है, श्श, अरे चुपचाप बैठ जाओ तुम दोनों। शादी के बाद जितनी बातें कर लेनी है कर लेना, अभी शांति से बैठो। दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो जाती है। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी को एक साथ समय बिताने को मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा ही अपनी बहू को काम में फंसा कर रखती थी। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी समर बोलता है, माँ, मैं और नेहा सोच रहे थे कि हम दोनों कहीं बाहर घूम आए। हाँ बेटा, घूमना है तो गली के 2 चक्कर काटो, मगर जल्दी आ जाना, इस टाइम है ना कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। माँ, मैं यहाँ गली में घूमने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। हम गोवा जा रहे हैं और मैंने टिकट भी करवा ली है। क्या कहा? गोवा? हे भगवान, तेरे पास क्या इतने ही पैसे आ रहे हैं बर्बाद करने के लिए? माँ, हमारी नई नई शादी हुई है यार, तो कहीं घूमने भी ना जाएं। इसलिए मैं और नेहा भी अपने हनीमून पर जा रहे हैं। प्लीज मंजूरी दे दो ना इसकी। प्लीज माँ जी, हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। कामिनी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, अच्छा ठीक है, मैं मंजूरी दे देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? पर कैसी शर्त माँ जी? यही बेटा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तू ना बस अपनी बीवी को प्यार करता है, अपनी माँ को नहीं घुमाएगा। उससे भी तो प्यार करता है ना तू? ये मेरी सास कामिनी नहीं कमीनी है, कमीनी। हर जगह हमारे साथ चिपकी रहती है। माँ, प्यार तो आपसे भी है ना, पर मैं अपने हनीमून पर आपको कैसे ले जा सकता हूँ? अरे पर वर कुछ नहीं, तू बस मेरी टिकट करा दे, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। इस तरह कामिनी अपने बहू और बेटे के साथ जबरदस्ती उनके हनीमून पर चली जाती है। वो प्लेन में साथ बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी कामिनी आकर उनके बीच में बैठ जाती है और दोनों का पूरा सफर बोरियत से कटता है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग एक होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर समर होटल मैनेजर से बात करता है। जी, हमें 2 रूम सेट चाहिए। ओके सर, 2 रूम 6000 पे कर दो। ठीक है, दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे दे दूं 6000 रुपए? बेटा तू एक ही कमरा ले ले। अरे 3 ही तो लोग हैं हम, आराम से रह लेंगे। आया बड़ा मोया मैनेजर 6000 रुपए लेगा। क्या बोल रही हो माँ आप ये? हाँ मैं सही बोल रही हूँ। ज्यादा पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, वरना चल अभी के अभी घर वापस। ठीक है सर, 1 रूम दे दीजिए। ऐसे ही उसकी माँ एक कमरा ले लेती है और अपने बेटे को काउच पर सुलाकर अपनी बहू के साथ खुद बिस्तर पर सो जाती है। अगर वो दोनों बीच पर घूमते तब भी कामिनी उनके पीछे पीछे चल देती। वो जहाँ जहाँ जाते वो उनके साथ साथ जाती। ऐसे ही एक दिन समर अपनी माँ को शॉपिंग का लालच देकर अकेले मार्केट में टूरिस्ट गाइड के साथ छोड़ देता है और होटल के कमरे में आकर अपनी बीवी को तोहफा देता है। समर, ये क्या है? अरे यार, पहले इसे खोलो तो सही। नेहा तोहफा खोलती है तो देखती है वो उसके लिए एक ब्लैक शॉर्ट नाइट ड्रेस लाया है। उसे देखकर वो शर्मा जाती है और तभी समर कहता है, अब जाओ यार, अब इसे पहन कर भी आओ। जी अभी माँ जी आ गई ना तो ये सारा प्लान स्पॉइल हो जाएगा, देख लेना आप। अरे नहीं होगा यार, क्योंकि आज मैंने माँ को बहुत अच्छी सी जगह भेजा है जहाँ वो चाहकर भी नहीं आ पाएंगी। हाय सच्ची क्या? मैं अभी ये नाइटी पहन कर आती हूँ। नेहा वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर समर के होश ही उड़ जाते हैं और वो उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है। वो उसके पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है। अरे मेरी जान, कितनी खूबसूरत लग रही हो यार तुम।
कितने टाइम से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा ये सपना ना पूरा नहीं होगा और माँ जी अभी आ ही जाएंगी। तभी वहाँ पर कामिनी आ जाती है और नेहा को उन कपड़ों में देख गुस्से से तिलमिला जाती है। तो वहीं नेहा पर्दे के पीछे छुपकर अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान! अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई ये सब कपड़े पहनते हुए? हाय, मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ये सब कर रहे थे। छी छी। माँ, तुम तो शॉपिंग पर गई थी ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे होना क्या था, एक कमबख्त दुकानदार से मेरी बहस हो गई। वो तेरा टूरिस्ट गाइड है ना, मुझे वापस यहाँ ले आया। मैंने तो उस दुकानदार की बैंड बजा दी थी। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया। मुझे शॉपिंग का लालच देकर मेरे पीछे से ये सब कर रहे थे तुम। हाँ तो क्या करूँ, आप तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हो। जहाँ जाते हैं वहीं चली आती हो। पता नहीं यार क्या दिक्कत है माँ आपको हमसे। जब से शादी हुई ना, एक बार भी मुझे अपनी बीवी से प्यार से बात करने का मौका तक नहीं मिला। अच्छा बेटा, अब तुम मुझसे बहस करेगा कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ? हे भगवान, यही दिन देखने बाकी रह गए थे। अब तो मेरे बहू बेटे को मुझसे जलन हो रही है। हाय, मेरा बेटा तो मेरा नहीं रहा। माँ बस भी करो, अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी इन इमोशनल बातों को सुनकर तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। वो मेरी बीवी है। मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ उतना ही उससे भी करता हूँ। फिर क्यों आप हमारे बीच में दखलंदाजी कर रही हो? क्या आपको यह सब करना अच्छा लगता है? अपने बेटे की बातें सुनकर कामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उन दोनों से माफी मांगती है और अगले दिन अपनी टिकट बुक करवा कर वापस घर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अपना हनीमून अच्छे से एंजॉय करते हैं और एक हफ्ते बाद अपने घर वापस लौट आते हैं, जहां उनकी मां कामिनी समर और नेहा को कभी भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से नहीं रोकती थी। और अब वो सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। फलक एक मॉडर्न लड़की थी जिसे हमेशा से ही शॉर्ट ड्रेसेस और मिनी स्कर्ट्स पहनना बहुत पसंद था। उसके पापा अभिनव और मम्मी राशि उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। वो जब भी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर जाती तो सारे लड़के उसके आगे पीछे मंडराया करते थे। लेकिन वो ऋषभ नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी और एक दिन उसे कहीं से पता चलता है कि ऋषभ उसे धोखा दे रहा है और दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। तो फलक उसे मिलने जाती है। ऋषभ, क्या है ये सब? क्या सुन रही हूँ मैं ये? क्या हुआ फलक बेबी, ऐसा क्या सुन लिया तुमने? यही कि तुम्हारा किसी और के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। अरे नहीं बेबी, कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ओह अच्छा, ये बात है। तो फिर ये क्या है? कौन है ये लड़की जो तुम्हारे इतना क्लोज खड़ी है? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं इस लड़की को नहीं जानता। अगर तुम सच बोल रहे हो ऋषभ, तो बोलते हुए तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? अरे वो रहने दो, तुम सब समझ गई हूँ मैं। और मैंने ना इस लड़की को भी तुम्हारी सारी असलियत बता दी है। आज के बाद दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। फलक का ऋषभ से रिश्ता टूट जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा अकेली हो जाती है और उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए चिंतित होते हैं कि तभी फलक के लिए अंशुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि बहुत ही गुड लुकिंग और सेंसिबल होता है। फलक जब उससे मिलती है तो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में उसे सब सच बता देती है। फलक की ये सच्चाई देखकर अंशुल रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद अंशुल और फलक के घर वाले मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं और फलक भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होती है। और एक दिन अंशुल फलक को लेकर एक रिजॉर्ट में जाता है
और उसे बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज देता है और फिर कहता है, डार्लिंग, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। वाह अंशुल, ये सब कितना प्यारा लग रहा है। फलक और अंशुल एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन तभी वहाँ से ऋषभ गुजर रहा होता है, जो ये सब कुछ देख लेता है और फलक को इतना खुश देखकर वो आग बबूला हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये इतनी खुश नहीं, कभी नहीं। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब मैं इसकी सारी खुशियाँ छीन लूंगा। तभी ऋषभ उससे बदला लेने की सोचता है और अपने फोन में एक ऐसा वीडियो देखता है जिसमें एक लड़की मिनी स्कर्ट पहनकर शराब के नशे में बीच सड़क पर हरकतें कर रही होती है, जो कि बिल्कुल हूबहू फलक जैसी ही दिखती है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वो इस वीडियो को लीक कर देगा तो फलक कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और वो तुरंत ही उन दोनों की खुशियों को बर्बाद करने के लिए उनके पास जाकर कहता है, हेलो फलक, कुछ याद आया? ऋषभ, तुम यहाँ? ये कौन है फलक? अरे मैं बताता हूँ, मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ बोलो, और हाँ, अगर हमें परेशान करने आए हो ना तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा बाबू, इतनी भी क्या जल्दी है, बस एक बार ये वीडियो देख लो। क्या है इसमें? अरे देखो देखो, खुद ही देखो। ऋषभ, ये वीडियो कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे भूल गई वो हंसी पल जो हमने साथ बिताए थे, बस तभी का है। अभी के अभी ये वीडियो अपने फोन से डिलीट करो, सुना तुमने? अरे बेबी, ऐसे कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये वीडियो लीक होने से रोकनी है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बस एक रात के लिए अपनी वाइफ को मेरे पास भेज दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? अरे 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 देख लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वाइफ की ये वीडियो हर किसी के फोन में होगी। इतना कहकर ऋषभ वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला जाता है और फलक रोना शुरू कर देती है, लेकिन अंशुल किसी तरह उसे संभालता है और वापस घर ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋषभ एक बार फिर से फलक को कॉल करता है, लेकिन वो उसे दोबारा मना कर देती है। तो ऋषभ उसे फिर से धमकी देता है और हालातों के सामने हार कर फलक ऋषभ को हाँ कर देती है और अंशुल को बिना बताए उससे मिलने चली जाती है। तो वहीं ऋषभ भी एक रिसोर्ट को बुक करके वहाँ रोमांटिक माहौल तैयार करता है और जब फलक आती है तो उससे कहता है, अरे तो बेबी आ गई तुम? ऋषभ, ऋषभ प्लीज मुझे जाने दो, वो वीडियो डिलीट कर दो ना। अरे ऐसे थोड़ी रोते हैं बेबी। और ये क्या, तुमने ये क्या कपड़े पहने हैं यार? अरे पहले की तरह मिनी स्कर्ट पहन कर आओ ना। नहीं ऋषभ, प्लीज, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसका बदला ऐसे मत लो, वो वीडियो डिलीट कर दो। अरे नहीं, पहले जाकर कपड़े बदल कर आओ। फलक रोते हुए अपने कपड़े बदल कर बाहर आती है और दोबारा से ऋषभ से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ऋषभ उसकी कोई बात नहीं मानता और पूरी रात उसके साथ एंजॉय करता है और साथ ही अगले दिन वो उसे झूठ बोल देता है और उसके सामने ही फोन से तो वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन उसके लैपटॉप में अभी भी वो वीडियो वैसा का वैसा ही होता है। तो वहीं जब फलक अपने घर पहुंचती है तो अंशुल उससे बीती रात के बारे में सवाल करता है और जब उसे सच पता चलता है तो वो फलक से कहता है, फलक, तुमने आज मेरा विश्वास तोड़ा है, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल लूंगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फलक, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो अब हमारा साथ रहने का कोई फायदा नहीं। अंशुल, तुम मुझे अपनी जिंदगी से जाने के लिए बोल रहे हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ। और हाँ, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है,
इस तरह अंशुल फलक को अपनी जिंदगी से बाहर कर देता है और वो अपने घर लौट जाती है और धीरे धीरे फलक डिप्रेशन में जाने लगती है। फिर एक दिन जब उसकी जीने की आस पूरे तरीके से खत्म हो जाती है तो वो आत्महत्या कर लेती है। और जब ये बात अंशुल को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। और एक दिन जब अंशुल अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक आदमी नशे की हालत में मिलता है और वो उसकी मदद करने के लिए जब जाता है तो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही है। और वो उसे संभालते हुए गुस्से से कहता है, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मेरी बीवी ने तुम्हारी वजह से सुसाइड कर लिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या सुसाइड? वो पागल थी क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया था और वो वीडियो जो मैंने दिखाया वो भी उसका नहीं था। वो तो फेक था। उस रात मैंने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी थी। क्या वो सब नाटक था? और तेरे उस घटिया नाटक की वजह से हम अलग हुए और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंशुल को ऋषभ की बातें सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपना आपा ही खो देता है और वहीं पड़ी शराब की बोतल तोड़कर उसके कांच से ऋषभ की जान ले लेता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पिया एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके बूढ़े दादाजी ही थे जो कि लंबे समय से बीमार थे और हमेशा ही व्हील चेयर पर बैठे रहते थे। वो अपने घर को चलाने के लिए पास की ही एक लाइब्रेरी में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन पिया लाइब्रेरी में बुक्स रख रही होती है कि तभी उसे एक विशु नाम का लड़का आवाज देता है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? हाँ जी कहिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? एक्चुअली मैम मैं एक बुक ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रही। अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देती तो। ओके, बुक का नेम बताइए। सीक्रेट एंड लाइफ बाय जयश्री मिश्रा। ओह, वो टॉप रो में है। रुकिए, मैं निकाल कर देती हूँ आपको। पिया पास में ही रखे लोहे के जीने पर चढ़कर बुक उतार रही होती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो विशु बड़े ही प्यार से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अरे मैम आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं आपको? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अगर आप नहीं होते मैं तो गिर ही जाती। अरे मैम डोंट टेक फियर व्हेन विशु इज हियर। इस तरह विशु और पिया के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। विशु उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। थोड़े ही समय बाद विशु और पिया बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दिन पिया और विशु एक साथ स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं। तुम्हें पता है पिया, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो ऐसे लगता है कि वक्त बस यहीं रुक जाए और हम यूं ही बातें करते रहें। हाँ सच में, तुम्हारे आने से पहले ना जिंदगी में एक खालीपन था, पर अब ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया मुझे। विशु, मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझे धोखा देने वाले और दगाबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कभी भी नहीं बाबा, मैं अपनी पूरी लाइफ बस तुम्हें प्यार करते हुए बिताना चाहता हूँ। I love you my sweetheart। I love you too मेरी जान, हमेशा। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और थोड़े ही दिनों बाद चर्च में शादी कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों अपने हनीमून के लिए गोवा चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों होटल पहुंचते हैं, एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लड़की योगिता की टक्कर विशु से हो जाती है। योगिता गहरी नजरों से उन दोनों की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को होटल में सभी कपल्स के लिए मास्करेड पार्टी रखी जाती है। विशु और पिया दोनों रेडी होकर पार्टी में जाते हैं, जहां सभी लोग अपने चेहरों पर मास्क लगाए होते हैं। योगिता भी उस पार्टी में बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर आती है। पार्टी में सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और वो विशु के पास जाकर उससे बोलती है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? नहीं सॉरी, मैं अपनी वाइफ के साथ डांस करना चाहता हूँ। प्लीज, ओनली फॉर 10 मिनट।
इससे ज्यादा नहीं। योगिता विशु का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। पिया भी पार्टी से अपने रूम में आ जाती है। डांस के दौरान योगिता विशु के करीब आने की बहुत कोशिश करती है। विशु खुद को संभालते हुए डांस फ्लोर से चला जाता है। योगिता उसका पीछा करते हुए बाहर तक आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ विशु, मेरे पास आना अच्छा नहीं लगा? अरे तुम यहाँ भी आ गई? अरे जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। बहुत दूर रही हूँ तुमसे, पर अब नहीं। मैं जानती हूँ मैंने गलती की थी तुम्हें धोखा देकर, पर जब से तुम मेरी जिंदगी से गए हो ना, मैंने एक दिन भी सुकून का नहीं बिताया। अरे दूर हटो मुझसे। मैं तुम्हें बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तुम मेरा गुजरा हुआ कल थी। पर मैं तो तुम्हें नहीं भूली ना। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तब करती थी। वापस आ जाओ मेरे पास। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? जो मुंह में आ रहा है वही भोंके जा रही हो। हाँ हूँ पागल तुम्हारे प्यार में, और मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ। विशु योगिता से बहस करके वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में अपनी पत्नी पिया के पास चला जाता है, जहाँ पिया उसका इंतजार करते करते सो चुकी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ योगिता विशु के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही होती है। और कुछ ही दिनों बाद विशु और पिया वापस अपने घर लौट आते हैं। वक्त बीतता जाता है। विशु चाह के भी पिया को अपने और योगिता के बारे में कुछ नहीं बता पाता। ऐसे ही एक दिन जब विशु ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि पिया और योगिता दोनों एक दूसरे के साथ खूब हंस रहे होते हैं। अरे आ गए आप, देखिए कौन आया है हमारे घर। पहचाना आपने? याद है अच्छे से। कौन है ये? आप दोनों बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। क्या हुआ डार्लिंग, खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? जब मैंने कहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, फिर क्यों आई हो यहाँ? वो कहते हैं ना, गमे हसरतों के नाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। मैं तुम्हें यहाँ वापस पाने आई हूँ और पाकर ही रहूंगी। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? बस तुम और तुम्हारा प्यार मुझे वापस लौटा दो, मैं चली जाऊँ। विशु योगिता से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बात मान जाता है और उसके साथ वक्त बिताने लगता है। ऐसे ही एक दिन विशु को पता चलता है कि योगिता ने खुद ही अपने हाथ की कलाई काटकर खुदकुशी कर ली है। और ये जानने के बाद विशु को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर अब क्या करे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन विशु जब पिया के साथ खाना खा रहा होता है तब पिया बोलती है, पेट भर कर खा लो विशु, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम जिंदा ही न रहो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसा तुम सुन रहे हो बिल्कुल वैसा ही कह रही हो। क्या पता तुम आज ही मर जाओ, वो भी मेरे हाथों से। क्या बात है, पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या लगा था तुम्हें कि मेरी पीठ पीछे ये सब चलता रहेगा? तुम मुझे धोखा देते रहोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? धोखा? कैसा धोखा? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और योगिता के बारे में। तुमने अपनी जिंदगी में उसे मेरी जगह दे दी, मुझसे बेवफाई की। नहीं पिया, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं योगिता के पीछे नहीं बल्कि वो मेरे पीछे पड़ी है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब सच बताने का वक्त था तब तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। अब मरो, जाओ अपने योगिता डार्लिंग के पास। मेरे प्यारे पतिदेव, बोला था ना मैंने, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है। नाउ गुड बाय माय डियर हस्बैंड। पिया अपने पति को मारकर पूरे घर में आग लगा देती है और योगिता और विशु के प्यार की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है और अपने धोखे का बदला लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सहेली बनी सौतन? क्या आपके घर के आसपास भी है कुछ ऐसी लड़कियां जो अपनी सहेलियों के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? अगर हाँ, तो
तो जल्दी से हमें बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।